हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 मई 2022 के द हिंदू न्यूज़पेपर को। आज का द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले आपको मैं बता दूं कि आप मुझसे इन तीन मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा मयूरी भागवानी के नाम से। इस पे आप हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ अवेल कर सकते हो। इसके साथ साथ आप मुझसे मेल आईडी और ट्विटर आईडी के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। अभी कुछ टाइम से मैं आपके मेल्स का जवाब दे नहीं पा रही थी, लेकिन आज मेरे पास जितने भी मेल्स आप सबके पड़े हैं उन सभी को मैं रिप्लाई कर दूंगी आज में। ओके, आप इन तीन मीडियम्स के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आगे बात करते हैं। देखो, सिर्फ 33 डेज बचे हैं हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में। कोशिश करो कि जितना ज़्यादा हो सके स्टैटिक सब्जेक्ट्स जो हैं आपके, ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, इनके ऊपर आपकी पकड़ बहुत अच्छी रहे, ठीक है। और स्पेशली इसके लिए मैं बोलूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने लगाओगे ना उतना अच्छा रहेगा। अब देखो, एक चीज़ है कि करंट अफेयर्स जो होते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली। लेकिन करंट अफेयर्स के साथ एक चीज़ ये भी होती है कि पढ़ो तो प्रॉपरली पढ़ो, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ो तो कम से कम स्टैटिक्स तो बहुत ही अच्छे से करके जाओ, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स में से कई बार ऐसी चीज़ें पूछी जाती है जो आपको नहीं पता होती। ओके, तो करंट अफेयर्स के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है, लेकिन इसको ऐसे डिवाइड कर लो 60:40 रेशो में। ओके, 60:40, तो यहाँ पे 60% टाइम आप स्टैटिक को दो, ठीक है, एंड 40% टाइम आप अपना करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए दो। और जो भी नया करंट अफेयर आ रहा है उसको आप यहाँ पे दे सकते हो इतना टाइम, 40%। ओके, जैसे कि अभी कुछ बच्चे क्या करेंगे, विजन की पीटी 365 उठा लेंगे और उसको ही कंप्लीट करने में सारा सारा दिन निकाल देंगे। ये मत करो, ठीक है। पहले अपना स्टैटिक कवर कर लो, स्टैटिक के बाद अगर आपके पास समय बचता है तो ये पीटी 365 करो, ठीक है। यहाँ पे मतलब बचना तो चाहिए टाइम, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि पूरा पूरा दिन सिर्फ इसको ही दे रहे हो। ऐसा करोगे ना ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे मेजॉरिटी पार्ट जो है आपको अपना स्टैटिक पे कवर करने पे देना है टाइम, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें करनी है। डेली का जो करंट अफेयर्स है, मैं रिकमेंड करूंगी कि अभी आप डेली का करंट अफेयर्स तो कम से कम 15 दिन, जब तक बचे नहीं हो ना यूपीएससी प्रीलिम्स में, तब तक आपको यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स को यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। मतलब मान लो अगर आपकी 5 जून से एग्जाम है, ठीक है, 5 जून को एग्जाम है, तो आप यहाँ पे 20 मई तक का 20 मई तक का करंट अफेयर्स आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप लेक्चर्स देख के कवर कर लो, लेकिन 15 से 20 मई तक का कम से कम आपको करंट अफेयर्स करके जाना चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं। देखो, आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। तो GS 1 में हम देखेंगे आर्ट एंड कल्चर में से बासवना जयंती के बारे में, ठीक है, इसको आप हिस्ट्री से भी कनेक्ट कर सकते हो। देन GS 2 में हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में ट्रांसनिस्ट्रिया इन रशिया यूक्रेन वॉर। तो ये क्या है, ट्रांसनिस्ट्रिया क्या है, ये कहाँ पे है, इसकी क्या लोकेशन है और क्या इसका योगदान है रशिया यूक्रेन वॉर में, किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है रशिया यूक्रेन वॉर में, इसको समझेंगे। पॉलिटी में देखेंगे राइट अगेंस्ट फोर्स्ड वैक्सीनेशन। तो ये एक नया राइट इवॉल्व हुआ है एंड दिस हैज बीन इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 21, ठीक है, कि कोई भी आपको फोर्स करके आपको वैक्सीनेशन नहीं लगवा सकता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिबेट ऑन नेशनल लैंग्वेज। तो हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है नहीं है, कौन सी लैंग्वेज हमारी नेशनल लैंग्वेज है, इसको लेकर एक आर्टिकल आया है एंड दिस इज वेरी रेलिवेंट आर्टिकल इन प्रेजेंट टाइम्स। तो इसको देखेंगे। देन GS 3 में हम देखेंगे इकोनॉमी में शॉर्ट सर्किट्स इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो अभी बहुत सारे केसेस ऐसे पता चल रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 80 ईयर एज के एक आदमी थे, उनकी डेथ हो गई थी क्योंकि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल उन्होंने चार्जिंग पे लगा रखी थी और ड्यूरिंग दैट चार्जिंग प्रोसेस ओनली उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लग गई। ओके, तो इसके कारण उनकी डेथ हो गई थी। तो इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। GS 4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। ओके, तो अच्छा, आज के क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन है आपके लिए, ज्योग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। 2016 में आ चुके हैं प्रीलिम्स में। तो पहला है ब्रह्मपुत्रा के ट्रिब्यूटरी के बारे में और दूसरा है कौन कौन से जो कम्युनिटीज हैं, कौन कौन से कंट्रीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इनका कमेंट जरूर करना। जैसे कि मैंने बताया, स्टैटिक सब्जेक्ट्स जो है ना वो प्रीवियस क्वेश्चन से सबसे ज़्यादा अच्छे से सॉल्व होते हैं, ठीक है। सबसे अच्छे से आप रिटेन कर सकते हो स्टैटिक सब्जेक्ट्स को यूजिंग दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे कमेंट करके अपना जो नॉलेज है उसको रिटेन जरूर करवाना। ओके, और जो मैंने लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चन पूछे थे दो, ठीक है, उसको मैं एंड में बताऊंगी कि उनके आंसर्स क्या हैं। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल को देखते हैं। नो वन कैन बी फोर्स्ड टू गेट वैक्सीनेशन, ठीक है। तो वैक्सीनेटेड होने के लिए किसी को भी आप फोर्स नहीं कर सकते ना। देखो, यहाँ पे इसको आर्टिकल 21 में शामिल किया गया है।
जिनको नहीं पता, जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं व्हाट इज दिस आर्टिकल 21। तो देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कई सारे आर्टिकल्स हैं। इसमें कुछ आर्टिकल्स जो हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट को यहाँ पे डिफाइन करते हैं, फंडामेंटल राइट्स को हमारे डिफाइन करते हैं, मेंशन करते हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी में सबसे बड़ा आर्टिकल है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है सबसे ज्यादा बोलते हैं ना एग्जॉस्टिव, जो बोलते हैं जो जिसमें सबसे ज्यादा आर्टिकल्स आ सके, सबसे ज्यादा चीजें आ सके, आर्टिकल 21 इस तरह का है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आर्टिकल 21 के बारे में समझते हैं, फिर समझेंगे इस आर्टिकल के बारे में। तो देखो यहाँ पे आर्टिकल 21 ये क्या है, एक हमारे फंडामेंटल राइट को यहाँ पे डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अंतर्गत कहा गया है कि हमें ह्यूमंस जो है, सिटीजन्स जो हैं इंडिया के, उनको सबको क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये एक राइट है जो इनको सभी को मिलेगा, सिटीजन्स को। इसके साथ साथ नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। यहाँ पे पर्सनल लिबर्टी और लाइफ को सबसे ज्यादा फोकस में रखा गया है। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि अगर जब तक लॉ नहीं कहता तब तक यहाँ पे इस राइट को, आर्टिकल 21 वाले राइट को आप वायलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 21 हर किसी के ऊपर लागू होगा। ठीक है, ऑन एवरी पर्सन, चाहे फिर वो सिटीजन हो इंडिया का या नहीं हो। ओके, तो यहाँ पे एलियन हो या सिटीजन हो, तो सभी के ऊपर आर्टिकल 21 लागू होगा। सभी के पास राइट है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइव्स एंड फॉर देयर पर्सनल लिबर्टी। ओके, अच्छा देखो, अब मैं बोल रही थी ना काफी ज्यादा इंक्लूसिव सा आर्टिकल है ये, तो इसमें राइट टू प्राइवेसी जो है आपका वो भी इसी में आता है। ठीक है, राइट टू नो जो है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे बहुत सारे, जैसे राइट अगेंस्ट नॉइज पोल्यूशन, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। राइट टू हैव क्लीन एनवायरमेंट, ये भी इसके अंतर्गत ही आता है। तो ये क्या है, सारे नए नए जजमेंट्स आते हैं, जजमेंट्स के हिसाब से नई नई चीजें इसमें इवॉल्व होती रहती हैं, और आर्टिकल 21 का जो स्कोप है वो एक्सपांड होता रहता है। अब जो है राइट अगेंस्ट फोर्स्ड वैक्सीनेशन, ये जो है ये भी इसके अंतर्गत आ गया है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, कि आपको कोई फोर्सफुली वैक्सीनेट नहीं कर सकता। ओके, तो आगे बात करते हैं। देखो इस आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे अपहेल्ड द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल अगेंस्ट फोर्सेबल वैक्सीनेशन। तो यहाँ पे कहा गया है कि कोविड 19 अभी देखो ऑलमोस्ट खत्म होने के जैसा लग रहा है, लेकिन फिर भी अभी हमको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि कोविड 19 को लेकर जो वैक्सीनेशन कैंपेन्स चलाए हैं सरकार ने, वो बहुत अच्छे हैं। कम्युनिटेरियन हेल्थ के लिए, यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए, यहाँ पे गवर्नमेंट ने पॉलिसीज भी बनाई है कि सभी को यहाँ पे वैक्सीनेशन लेना चाहिए। लेकिन आप किसी भी इंडिविजुअल को फोर्सफुली यहाँ पे वैक्सीनेट नहीं कर सकते, उसकी मर्जी के खिलाफ उसको वैक्सीनेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे इस राइट को आर्टिकल 21 के अंतर्गत डाला गया है। okay, but found certain vaccine mandates imposed by state government and UTs disproportionate as they tend to deny access to basic welfare measures and freedom of movement to unvaccinated individuals। तो ये देखा गया, कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स और कई सारी यूनियन टेरिटरीज क्या कर रही हैं, बोल रही हैं अपने सिटीजन्स को कि अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लिए हैं, दोनों डोज नहीं लिए हैं, तो हम आपको ये बेसिक वेलफेयर सिस्टम, वेलफेयर स्कीम का फायदा नहीं देंगे, आपको मूव करने नहीं देंगे, आपको ट्रेन में नहीं बैठने देंगे, बसेस में नहीं बैठने देंगे, फ्लाइट्स में नहीं बैठने देंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कही जा रही है। ओके, तो ये सब चीजें बोला है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कि यहाँ पे बॉडीली इंटीग्रिटी का सवाल है ये। ठीक है, पर्सनल ऑटोनॉमी का सवाल है ये इंडिविजुअल की, तभी यहाँ पे वैक्सीनेशन को इनसे जोड़ा गया है। ठीक है, कि वैक्सीनेशन लगवाना या नहीं लगवाना ये किसी पर्सन की इंडिविजुअल बॉडीली इंटीग्रिटी और पर्सनल ऑटोनॉमी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे जो दूसरे भी पब्लिक हेल्थ मेजर्स लेके आए हैं, गवर्नमेंट लेके आई है, यहाँ पे भी ये कहा गया है कि ये सब कुछ आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है, कि किसी भी इंडिविजुअल को यहाँ पे वैक्सीनेशन लेना है या नहीं लेना है, ये उसकी पर्सनल मर्जी रहेगी। ओके, अब यहाँ पे कोर्ट ने बोला है कि एक बैलेंस हमको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस कैसे, कि आपने सपोज बोल दिया कि नहीं किसी को जरूरत नहीं है, आप फोर्स नहीं कर सकते, या फिर आप किसी को नहीं कह सकते कि आप वैक्सीनेशन लीजिए ही सही। तो ऐसे में मान लो कोई ट्रेन है, ट्रेन में कोई सवार हो गया ऐसा इंसान जिसने वैक्सीनेशन नहीं लिया, बाकी सबने सब वैक्सीनेटेड है, तो उस एक पर्सन के कारण पूरी कम्युनिटी हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन खड़ा हो सकता है। तो इसीलिए हमको एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। बैलेंस कैसा, एक तरफ तो हमको एक इंडिविजुअल के राइट्स को भी मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, इंडिविजुअल के राइट्स को हमको एड्रेस करना है, बॉडीली इंटीग्रिटी के राइट को। ठीक है, और यहाँ पे वो ट्रीटमेंट को रिफ्यूज कर सकता है गवर्नमेंट के। ठीक है, लेकिन दूसरी साइड पे गवर्नमेंट का भी तो कंसर्न है पब्लिक हेल्थ का। तो इन दोनों को हमको यहाँ पे
बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ये कहा है यहाँ पे किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये कहा है कि पर्सनल ऑटोनॉमी ऑफ एन इंडिविजुअल विच इज अ रिकॉग्नाइज्ड फेसेट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोटेक्शन गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 encompasses the right to refuse to undergo any medical treatment। तो यहाँ पे कहा गया है इस वाले राइट के लिए, जो इंडिविजुअल का राइट है ना, उसमें कहा गया है कि आर्टिकल 21 में हम आपको ये राइट देते हैं कि आप यहाँ पे रिफ्यूज कर सकते हो वैक्सीनेशन के लिए, दूसरे भी मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए आप यहाँ पे रिफ्यूज कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे इस वाले राइट को इंश्योर करने के लिए, गवर्नमेंट के इस राइट को, गवर्नमेंट के इस कंसर्न को इंश्योर करने के लिए ये कहा गया है कि कम्युनिटेरियन हेल्थ को लेकर जो भी फैसले लेने होंगे वो यहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है, ठीक है। तो दोनों के बीच में इस तरह से बैलेंस मेंटेन करने की यहाँ पे कोशिश की गई है बाय द सुप्रीम कोर्ट। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, एम्ब्रॉयलिंग ट्रांसनिस्ट्रिया इन रशिया यूक्रेन वॉर। तो देखो ये ट्रांसनिस्ट्रिया क्या है, पहले इसको देखते हैं फिर समझेंगे कि क्या इसका रोल है। ओके, तो देखो यहाँ पे ये आपको जो मैप दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये है यूक्रेन। ओके, यहाँ पे यूक्रेन है, ये है रशिया। ये देखो बिफोर वॉर वाला जो है सिनेरियो है, ठीक है। तो यहाँ पे यूक्रेन है, ये रशिया है, और यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ से घिरा हुआ है यूक्रेन। तो यहाँ पे ऊपर बेलारूस है, यहाँ पोलैंड है, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मालदोवा। ओके, और नीचे क्रीमिया है, ठीक है। क्रीमिया को तो अनेक्स कर चुका है रशिया ही, ठीक है। अब देखो मालदोवा में ये वाला जो दिख रहा है रेड कलर का पोर्शन, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो मालदोवा का ये वाला पोर्शन है ना, इसको हम कहते हैं ट्रांसनिस्ट्रिया। अब देखो इसने यूक्रेन को इस पूरे साइड से घेरा हुआ है, ठीक है। ये वाला जो पूरा साइड है ना, इसको यहाँ पे यूक्रेन ने घेरा हुआ है, यूक्रेन घेरा हुआ है पूरा ट्रांसनिस्ट्रिया से। ओके, अब ये जो रेड टेरिटरीज दिख रही है, ये ट्रांसनिस्ट्रिया हो गया, यहाँ पे देखो अब खासिया हो गया, यहाँ पे साउथ ओसेटिया हो गया, ये सारी जो टेरिटरीज हैं इनको हम कहते हैं कि ये डी जूरे स्टेट्स नहीं है, ठीक है, लेकिन डी फैक्टो स्टेट्स है। ओके, तो यहाँ पे मतलब ये है कि इनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है ग्लोबली, लेकिन अंदर में इंटरनली इनके पास अपनी सॉवरेनिटी है, ठीक है। तो इनके पास एक्सटर्नल सॉवरेनिटी नहीं है लेकिन इंटरनल सॉवरेनिटी है। और ये जो तीनों है ना, यहाँ पे देखो ट्रांसनिस्ट्रिया, अबखासिया और साउथ ओसेटिया, इसको रशिया जो है ये इनका पैट्रन है, ठीक है। रशिया इनको मदद देता है कि अपनी आप यहाँ पे अच्छे से चलाओ, अपना गवर्नमेंट चलाओ, अपनी पार्लियामेंट चलाओ, अपनी आर्मी रखो छोटी मोटी, ठीक है, अपनी इकोनॉमी चलाओ, तो रशिया इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, लेकिन ग्लोबली इनको यहाँ पे रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ है। ट्रांसनिस्ट्रिया को तो बिल्कुल रशिया भी रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन इनको यहाँ पे अबखासिया और साउथ ओसेटिया को रशिया रिकॉग्नाइज करता है एज इंडिपेंडेंट नेशंस। अब ये तो हमने बात कर ली इसकी ओवरऑल, अभी हम फोकस करेंगे ट्रांसनिस्ट्रिया पे, ठीक है। तो ट्रांसनिस्ट्रिया देख रहे हो मालदोवा का एक पार्ट जैसा दिख रहा है, यूक्रेन को घेरे हुए हैं। अब ट्रांसनिस्ट्रिया के बारे में कुछ चीज़ें मैं बता दूं, ये जो है ये इसी तरह का डी फैक्टो स्टेट है, ठीक है, जिसके पास एक्चुअल में इंडिपेंडेंस है लेकिन ग्लोबली वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, ठीक है। अब ये सब जो है यहाँ पे कई सारे लोग रहते हैं जो रशिया से कनेक्टेड है, ठीक है, और ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे अलग रहें, ठीक है, हम मालदोवो का पार्ट नहीं है ये बोलते हैं, और दूसरा बोलते हैं हम रशिया के साथ यहाँ पे मर्ज होना चाहते हैं, ठीक है। अभी रशिया ने इसके ऊपर कोई स्टेप लिया नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि हमको रशिया के साथ मर्ज होना है, ट्रांसनिस्ट्रिया ये कहता है। अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे ट्रांसनिस्ट्रिया के ऊपर कई सारे बॉम्ब अटैक्स हुए हैं, ठीक है, बॉम्ब अटैक्स हुए हैं। तब से यहाँ पे ये माना जा रहा है कि कौन इनके ऊपर ये अटैक्स करा रहा है। तो रशिया ने ये क्लेम किया कि यूक्रेन यहाँ पे ट्रांसनिस्ट्रिया के ऊपर अटैक करा रहा है, क्योंकि ट्रांसनिस्ट्रिया रशिया की तरफ इंक्लाइंड है इसीलिए। लेकिन यूक्रेन ने ये करने से मना कर दिया, इन्होंने बोला हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, रशिया आए तो जाके चेक कर सकता है। ओके, तो अब ऐसे में ये चल रहा है कि ट्रांसनिस्ट्रिया हो सकता है कि रशिया इसको एनेक्स कर ले और इसको अपनी टेरिटरी बना ले। ओके, तो ये पूरा आर्टिकल था। ओके, अब देखो यहाँ पे टेंशन जो है ट्रांसनिस्ट्रिया में क्या है। तो ये देखो यहाँ पे यूक्रेन है, और यूक्रेन में ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है यूक्रेन के साइड में, ठीक है, इस साइड में ये जो आपको एरिया दिख रहा है इसको हम बोलेंगे ट्रांसनिस्ट्रिया। ओके, अब यहाँ पे देखो यूक्रेन का जो साउथ वेस्टर्न रीजन है वो पूरी तरह से यहाँ से घिरा हुआ है इससे, ट्रांसनिस्ट्रिया से। अब अगर ये पूरा का पूरा रशिया एक्वायर कर लेता है तो यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा संकट हो जाएगा, क्योंकि ये वाली जो बॉर्डर है ना ये पूरी लॉक हो जाएगी फिर। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो द स्मॉल रीजन वेस्ट बिटवीन मालदोवा एंड यूक्रेन रिस्क बीइंग ड्रैग्ड इनटू द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे जो मोल्दोवा और यूक्रेन के बीच में ये फंसा हुआ जो रीजन है ट्रांसनिस्ट्रिया, हो सकता है कि इसको भी यहाँ पे वॉर का हिस्सा बनना पड़े, जो यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, हो सकता है कि ये भी इसमें ड्रैग किया जाए। ओके,
तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री समझते हैं। 1991-92 में यहाँ पे जो ट्रांसनिस्ट्रिया है ये मालदोवा से अलग हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो था सोवियत यूनियन जब कोलैप्स हुआ उसके बाद यहाँ पे ये ट्रांसनिस्ट्रिया अलग हुआ और यहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया जिसको इंटरनेशनली कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला था। 2006 में यहाँ पे एक रेफरेंडम कराया गया और यहाँ पे 97% से ज़्यादा लोगों ने ये बोला कि हम रशिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये सेपरेटिस्ट रीजन बन गया। जो लोग मानते हैं कि मालदोवा का रीजन है, लेकिन यहाँ पे ये सेपरेटिस्ट नेशन, सेपरेटिस्ट रीजन बन गया जो कि पूरी तरह से इंक्लाइंड था टूवर्ड्स रशिया। ओके, अब यहाँ पे पॉपुलेशन लगभग 4.5-5 लाख के आसपास है, एरिया लगभग 4,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ है, अप्रैल 25-27 के बीच में ट्रांसनिस्ट्रियन ऑफिशियल्स जो हैं वो क्लेम करते हैं कि यहाँ पे कई सारे स्टेट सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स पे एक्सप्लोजन हुए हैं, ठीक है। और इन्होंने यूक्रेन को यहाँ पे ब्लेम किया है। इसके अलावा और भी कई सारे एरियाज हैं, जैसे कई सारे विलेजेस हैं जो मिलिट्री यूनिट है, ठीक है, यहाँ पे हुआ है अटैक। उसके अलावा कई सारे शॉट्स जो हैं वो यूक्रेन से आए हैं इनकी साइड पे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूक्रेन के ऊपर ब्लेम किया जा रहा है कि आप लोग यहाँ पे हमारी टेरिटरी पे यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे हमारे ऊपर अटैक कर रहे हो। ओके, अब ये देखो यहाँ पे कुछ रीजन है जैसे कोलबासना है, मयाक है, ये इंपॉर्टेंट रीजन है। मयाक जो है यहाँ पे एक रेडियो सेंटर है, ठीक है, रेडियो सेंटर है, ठीक है, जो यहाँ पे रशियन न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट करता है। उसके अलावा यहाँ पे देखो कोलबासना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ मिलिट्री यूनिट्स भी हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे तिरासपोल, यहाँ पे भी मिलिट्री यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अटैक हुआ है। ओके, अब देखो यहाँ पे स्टोरी ये है कि यहाँ पे मालदोवा और जो यूक्रेन के बीच में फंसा हुआ ये ट्रांसनिस्ट्रिया है, हो सकता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट में ड्रैग किया जाए। ओके, तो इनका बेमतलब में इनकी यहाँ पे बैंड बजने वाली है। ओके, तो यहाँ पे ट्रांसनिस्ट्रिया क्या है, ये डी फैक्टो स्टेट है जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, और इसको रेमिनेंट ऑफ सोवियत यूनियन भी कहा जाता है। ओके, तो मालदोवा के यहाँ पे बनने के बाद यहाँ पे इसने अपने आप को स्प्लिट कर लिया मालदोवा से और यहाँ पे इन्होंने अपना एक सेपरेट स्टेट बना लिया, ठीक है। तो मालदोवा के जो ट्रूप्स थे उन्होंने अटेम्प्ट किया 1990 से 92 के बीच में कि ये इनको वापस अक्वायर कर ले, लेकिन कर नहीं पाए, ठीक है। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे रशियन जो आर्मी है, रशियन मिलिट्री जो है, उन्होंने सपोर्ट किया था यहाँ पे ट्रांसनिस्ट्रिया को। अच्छा, यहाँ के लोग यहाँ पे रशिया में इसलिए भी मिलना चाहते हैं, एक तो देखो एथनिक सिमिलैरिटीज हैं ही, दूसरा ये कि मालदोवा जो है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पुअर कंट्री, पुअरेस्ट कंट्री है ये यूरोप की, ठीक है। तो रशिया काफी अच्छी प्रॉस्परस कंट्री है, तो ये लोग उसका पार्ट बनना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो क्या हुआ कि ये 1990 से 92 के बाद से यहाँ पे जो ट्रांसनिस्ट्रिया है ये मालदोवन कंट्रोल के बाहर है। अब ये अपना अकेला इंडिपेंडेंटली यहाँ पे अपना सारा जो गवर्नमेंट है वो चला रहा है। ओके, आगे बात करते हैं। तो पॉलिटिकल मेकअप क्या है ट्रांसनिस्ट्रिया का, तो देखो यहाँ पे ट्रांसनिस्ट्रिया जो है इसको इंडिपेंडेंट रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है किसी भी ग्लोबल कंट्री के द्वारा, या फिर रशिया ने भी इसको इंडिपेंडेंट रिकॉग्नाइज नहीं किया है। इसकी इकोनॉमी अभी भी रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे इनको सब्सिडीज मिलती है, फ्री गैस मिलती है रशिया की साइड से। रशिया के जो यहाँ के लोग हैं ट्रांसनिस्ट्रिया के, उनकी यहाँ तो डुअल सिटीजनशिप है जिसमें वो रशिया की और यहाँ पे ट्रांसनिस्ट्रिया की सिटीजनशिप है, या फिर ट्रिपल सिटीजनशिप भी है जिसमें रशिया की, ट्रांसनिस्ट्रिया की और मालदोवा की, तीनों की यहाँ पे इनके पास सिटीजनशिप है, ठीक है। लेकिन मेजोरिटी जो लोग हैं यहाँ के वो यहाँ पे जो है यहाँ पे रशिया स्पीक करते हैं, रशिया बोलते हैं और रशियन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। इसके अलावा इनके पास अपना अलग गवर्नमेंट है, अपनी पार्लियामेंट, आर्म्ड फोर्सेस, कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ के 97% से ज़्यादा लोग ये चाहते हैं कि रशिया में ये जाके मर्ज हो जाए। ओके, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अभी क्यों न्यूज़ में था ये मैंने आपको बताया कि कई सारे रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान देखा गया कि ट्रांसनिस्ट्रिया के ऊपर कई सारे अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पहला अटैक यहाँ पे हुआ जहाँ पे इनका रॉकेट जो था, रॉकेट आके गिरा यहाँ के सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स पे। फिर उसके बाद रेडियो सेंटर पर भी यहाँ पे अटैक हुआ। ओके, इसके बाद यहाँ पे एक एम्यूनिशन डिपो है, ठीक है, विलेज है यहाँ पे एम्यूनिशन डिपो वाला, उसके ऊपर अटैक हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे अटैक्स में हालांकि कोई डेथ हुई नहीं है, लेकिन अटैक्स कई सारे हुए हैं, ठीक है। इन सभी एक्सप्लोजन के बाद यहाँ पे रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूक्रेन ये सारे अटैक्स कर रहा है, ठीक है। लेकिन यूक्रेन ने इससे अपना मना किया है कि हमने कोई अटैक नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये हो रहा है। अब देखो यहाँ पे यूक्रेन क्यों अटैक कर सकता है इसके ऊपर, इस हिसाब से अटैक कर सकता है कि हमने देखा ये यूक्रेन है तो यहाँ पे इस रीजन में आता है ट्रांसनिस्ट्रिया, और ट्रांसनिस्ट्रिया हम सभी को पता है रशिया की साइड पे है। अगर रशिया ट्रांसनिस्ट्रिया को यूज करता है तो यहाँ पे यूक्रेन यहाँ पे इस तरह से पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे ब्लॉक हो गया तो यहाँ पे यूक्रेन वीक हो जाएगा और यूक्रेन को हराना
हराना रशिया के लिए ईजी हो जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है यूक्रेन ने अटैक किया हो ट्रांसनिस्ट्रिया के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन अभी भी जो पूरी सिचुएशन है वो क्लियर है नहीं, कोई क्लेम नहीं करा कि हमने अटैक किया है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो रशियन स्पीकिंग ट्रांसनिस्ट्रियन पीपल है, मालदोवा के जो लोग हैं, यहाँ पे ये भी इन सबको भी ऑप्रेस किया जा रहा है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे देखो कुछ स्टेटमेंट्स भी आए हैं मॉस्को से कि यहाँ पे द मॉस्को इंटेंड्स टू टेक ओवर सदर्न यूक्रेन इंक्लूडिंग द पोर्ट सिटी ऑफ ओडिशा एंड विच वुड अलाउ इट्स एक्सेस टू ट्रांसनिस्ट्रिया। तो यहाँ पे क्लेम्स कुछ ये भी चल रहे हैं कि रशिया चाहता है, यहाँ पे एक सिटी है ओडिशा या ओडिसी इसको आप बोल सकते हो, इसको यहाँ पे अक्वायर करना चाहता है और इसके लिए ट्रांसनिस्ट्रिया इनकी बहुत बड़ी हेल्प हो सकता है। क्या हो सकता है ना कि बीच में एक ब्रिज बन जाएगा ट्रांसनिस्ट्रिया और ओडिसी के बीच में, सो दैट यहाँ पे यूक्रेन के ऊपर विजय पाना, यूक्रेन को यहाँ पे डिफीट करना बहुत इजी हो जाएगा रशिया के लिए, ओके। तो यहाँ पे जो पूरा रीजन है ये ब्लैक सी पोर्ट से भी बहुत दूर है नहीं, ठीक है। तो ब्लैक सी पोर्ट तक यहाँ पे रशिया का कंट्रोल हो जाएगा अगर ट्रांसनिस्ट्रिया को रशिया यूज करेगा तो, ठीक है। तो रशियन कंट्रोल्ड कॉरिडोर अलोंग यूक्रेन ब्लैक सी कोस्ट, यहाँ पे देखो यहाँ पे रशियन कंट्रोल्ड कॉरिडोर बन सकता है ब्लैक सी कोस्ट के आसपास, ओके, अगर ट्रांसनिस्ट्रिया और ओडिशा यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा आर्टिकल मैंने आपको समझाया रिगार्डिंग ट्रांसनिस्ट्रिया कि ट्रांसनिस्ट्रिया क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है रशिया यूक्रेन वॉर के लिए, और क्या क्या इसके ऊपर अभी प्रेजेंटली चल रहा है, ठीक है। तो ये फालतू में इसको ट्रैक किया जा रहा है अभी रशिया यूक्रेन वॉर में और इनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, ओके। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, जो कि है बासवना जयंती के बारे में, ठीक है। तो आज का एक बहुत बड़ा सा आर्टिकल, बहुत बड़ा सा एडवर्टाइजमेंट आया बासवना जयंती को लेकर। तो ये बासवना जी कौन है, इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब देखो इनका यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्होंने यहाँ पे बिल्ड करने की कोशिश करी थी एक इक्विटेबल और हार्मोनियस सोसाइटी को, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक अनुभव मंडप भी बनवाया था। ये अनुभव मंडप क्या था, एक ऐसा हॉल था जहाँ पे हर तरह के कास्ट के, रिलीजन के लोग आ सकते थे और जो लाइफ के क्वेश्चन हैं, ठीक है, कि अच्छी लाइफ क्या है, हैप्पी लाइफ क्या है, किस तरह से हमको साल्वेशन मिल सकता है, इन सब के बारे में बातचीत करते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इसीलिए बासवना जी जो है काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हमारी हिस्ट्री में, ओके। तो यहाँ पे देखो इनकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, बासवना कौन है। तो 12th सेंचुरी के फिलोसोफर, स्टेट्समैन और कन्नड़ा पोएट रहे हैं ये, ठीक है। और ये सोशल रिफॉर्मर भी रहे हैं, ठीक है। कालाचूरी डायनेस्टी के टाइम पे ये एक पोएट भी रहे हैं, सोशल रिफॉर्मर भी रहे हैं। इनके टाइम पे किसका रेन था, किंग बिजल वन का रेन था कर्नाटका में, ठीक है, इंडिया में। इसके अलावा इन्होंने सोशल अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करी अपनी पोएट्रीज के थ्रू, और इनकी पोएट्रीज को वचनास कहा जाता था, ठीक है। इन्होंने जेंडर और सोशल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, सुपरस्टिशंस के और रिचुअल्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, और यहाँ पे इन्होंने अल्टीमेटली सोशल अवेयरनेस लाने की कोशिश करी, ठीक है। एज अ लीडर ही डेवलप्ड एंड इंस्पायर्ड अ न्यू डिवोशनल मूवमेंट नोन एज वीरशैवा। तो वीरशैवा करके एक इन्होंने अपना एक डिवोशनल मूवमेंट स्टार्ट किया जो कि शिवा को डेडिकेटेड था, ठीक है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड था। आज भी इस मूवमेंट के, वीरशैवा और जो शिवा, लॉर्ड शिवा के लिए जो मूवमेंट है, इसकी रूट्स जो है वो आज भी देखी जा सकती हैं, ठीक है। और ये तमिल भक्ति मूवमेंट का यहाँ पे रूट्स इसकी तमिल भक्ति मूवमेंट में भी थी, ठीक है। तो शिवा के जो फॉलोअर हैं, जिनको नयनर ट्रेडिशन कहा जाता है, ठीक है, जो शिवा को फॉलो करते हैं उनको नयनर ट्रेडिशन कहा जाता है, जो विष्णु को फॉलो करते हैं उनको अलवर ट्रेडिशन कहा जाता है, अलवर ट्रेडिशन वाले कहा जाता है, ठीक है। तो ये साउथ का है पूरा, ठीक है, साउथ इंडिया का है नयनर और अलवर। यहाँ पे नयनर्स का ये जो शिवा का मूवमेंट था, भक्ति मूवमेंट, उसकी रूट्स जो है ये वीराशैवा से यहाँ पे आती हैं, ठीक है। तो ये 7th to 11th सेंचुरी। तो कुल मिला के क्या हुआ, जो ये वीराशैवा मूवमेंट था इसकी रूट्स आती है आपके नयनर ट्रेडिशन वाले मूवमेंट से, 7th to 11th सेंचुरी वाले, ओके। आगे बात करते हैं। तो ये जो बासवना है, उन्होंने डिवोशनल वर्शिप के इसमें भी आगे बातचीत करी। इन्होंने बोला कि हमको कोई ज़रूरत नहीं है टेम्पल वर्शिप की या रिचुअल्स की जिसमें को ब्राह्मण्स लीड करते हैं, ठीक है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपनी पर्सनलाइज्ड वर्शिप बना सकते हैं जिसमें हम शिवा को डायरेक्टली वर्शिप कर सकते हैं उनके आइकन्स के थ्रू, सिम्बल्स के थ्रू, लाइक स्मॉल लिंगा के थ्रू, ठीक है। इन सब के थ्रू हम डायरेक्टली शिवा को वर्शिप कर सकते हैं, हमको ब्राह्मणिज्म के इतने सारे रिचुअल्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने एक अनुभव मंडप भी बनाया, ठीक है, जिसको हॉल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कहा जाता है। यहाँ पे क्या था कि अलग अलग मेन एंड वेमेन आते थे अलग अलग सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, और सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हुए ये लोग जो थे अलग अलग स्पिरिचुअल और मंडेन क्वेश्चन जो थे लाइफ के, उनको डिस्कस करते थे, ओके। इसके अलावा देखो बासवेश्वरा जो हैं ये पहले कन्नडिगा थे जिनको ऑनर किया गया, कैसे, यहाँ पे गवर्नमेंट जो थी इनके लिए कॉमेमोरेटिव कॉइन लेकर आई इनके सोशल रिफॉर्म्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ओके। 2015 में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जो हैं उन्होंने बासवेश्वरा का यहाँ पे स्टेचू भी इनॉग्रेट किया था, कहाँ पे, लंदन में थेम्स रिवर के बैंक पे, ठीक है।
तो यहाँ पे इसीलिए इनकी लिगेसी बहुत बड़ी है, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है, इसलिए इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक और इनकी लिगेसी है शरणा मूवमेंट, ठीक है। तो ये शरणा मूवमेंट को प्रिसाइड करने वाले बासवन्ना जी ही थे। इस शरणा मूवमेंट में क्या था, यहाँ पे सभी कास्ट के लोग इसको यहाँ पे फॉलो कर रहे थे शरणा मूवमेंट को, और यहाँ पे भक्ति मूवमेंट के जैसे कई सारे इसमें स्टैंड्स देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे कई सारे लिटरेचर डेवलप हुआ, वचनास डेवलप हुए। उसके अलावा यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनिवर्स डेवलप हुआ वीराशैवा सेंट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली वीराशैवा सेंट्स ने कई सारी चीजें यहाँ पे डेवलप करी ड्यूरिंग दिस शरणा मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे इसका मेन फोकस था इगैलिटेरियनिज्म पे, ठीक है, यानी कि इक्वालिटी पे सबसे ज्यादा फोकस था, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इस पे फोकस था। अनुभव मंडप यहाँ पे बना, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, जिसमें सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा होते थे, लर्निंग्स और डिस्कशन करते थे। ओके। और अल्टीमेटली इन्होंने यहाँ पे कास्ट ऑर्डर को चैलेंज किया, ठीक है। किस तरह से चैलेंज किया, जैसे आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में अनुलोम विवाह के बारे में, ठीक है। अनुलोम विवाह वॉज एक्सेप्टेड इन हिंदू सोसाइटीज। इस अनुलोम विवाह में क्या होता था कि जो लड़का होता था, ग्रूम जो होता था, ये अपर कास्ट से हो सकता था, और जो ब्राइड होती थी वो यहाँ पे लोअर कास्ट से हो सकती थी। दिस वॉज कंसिडर्ड टू बी द परफेक्ट फॉर्म ऑफ मैरिज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्राइड थी वो लोअर कास्ट से थी और ग्रूम जो था अपर कास्ट से था। इसी के अपोजिट होता था प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में क्या होता था कि ग्रूम जो था वो लोअर कास्ट से हुआ करता था और ब्राइड जो थी वो अपर कास्ट से, और इसको एक अच्छा मैरिज फॉर्म नहीं माना जाता था हिंदू सोसाइटी में। तो यहाँ पे बासवना जी ने क्या किया, श्रावणा मूवमेंट में इसी को, प्रतिलोम विवाह को ही यहाँ पे प्रमोट किया, ठीक है, कि यहाँ पे जो गर्ल्स हैं, जो ब्राइड है वो अपर कास्ट से हो और जो ग्रूम है वो लोअर कास्ट से हो, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने चैलेंज किया पूरे कास्ट ऑर्डर को। ओके, आगे बात करते हैं। नो शॉर्ट सर्किट्स। तो देखो बेसिकली ये क्या है, ये आर्टिकल किस बारे में है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है हमारे देश में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी पे है, और इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अभी अच्छा खासा प्रमोशन हो ही रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि बीच में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अभी शॉर्ट सर्किट्स होने के यहाँ पे एक्सीडेंट सामने आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हमको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या इसका वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट जो है, इन एक्सीडेंट्स को देखते हुए यूनियन गवर्नमेंट ने अपनी एक यहाँ पे एक्सपर्ट पैनल बनाई है, जो इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्यों ये बैटरीज का एक्सप्लोजन हो रहा है चार्ज करते टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे इन सबको पता करेगी। अभी कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने रिकॉल भी कर लिया है अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है, जैसे स्कूटर्स हैं, कार्स हैं, उनको रिकॉल कर लिया है इन्होंने, इन कंपनीज ने, इस चीज़ को समझने के लिए कि क्यों ये फायर पकड़ रही हैं, क्यों इनमें आग लग रही है। ओके। तो अभी देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं धीरे धीरे हमारे यहाँ पे अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट बन रही थी, ठीक है। हमारे देश में 11 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक या बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स आज की डेट में रजिस्टर्ड हैं इंडिया में। ओके। अब इनका यूटिलाइजेशन इसलिए भी बढ़ रहा था क्योंकि पहली चीज़ तो ये थी कि लिथियम आयन बैटरी जो थी उसका यहाँ पे कॉस्ट कम हो रहा था। लिथियम आयन बैटरी का जो कॉस्ट है लगभग 89% तक गिर चुका था, ठीक है, बाय 2010। सिंस 2010 यहाँ पे आज तक की बात करें तो 2010 से लेके आज तक यानी 2022 तक यहाँ पे 89% जो कॉस्ट है लिथियम आयन बैटरीज का वो गिरा है। और क्योंकि इनका लिथियम आयन बैटरीज का कॉस्ट गिरा है इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी कॉस्ट गिरा है, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अब काफ़ी अफोर्डेबल हो चुकी हैं। दूसरा ये भी है कि यहाँ पे कमर्शलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, कमर्शियल यूज़ ज़्यादा हो रहा है, इंडिजिनियस कंपनीज आ रही हैं, तो मेक इन इंडिया को भी यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, मेक इन इंडिया भी प्रमोट हो रहा है। तीसरा ये कि यहाँ पे जो है क्लाइमेट चेंज का एक इशू है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए भी हम ये कर रहे हैं। ओके। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। आप सभी को पता है फेम इंडिया नाम की एक स्कीम है, ठीक है, जिसमें जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश की गई है। अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी गए थे COP26 में भी। COP26 क्या है, UNFCC, यहाँ पे इसकी कॉन्फ्रेंस में गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। COP26 बोलते हैं इसको, ग्लासगो में थी। यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहाँ पे पंचामृत का टारगेट सेट करके आए हैं इंडिया के लिए। इस पंचामृत के टारगेट में हमने यही सब चीज़ें कही है कि हम फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर बेस्ड नहीं रहेंगे, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करें, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करें, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कही है। तो पंचामृत टारगेट्स भी हमारे यहाँ पे फुलफिल हो जाएंगे। अब देखो जैसा कि मैंने बताया लिथियम आयन बैटरीज के यहाँ पे दाम जो है घट रहे हैं, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं इनकी कोर में यूज ही लिथियम आयन बैटरीज होती है, तो ये टेक्नोलॉजी ही यहाँ पे यूज होती है। अब देखो यहाँ पे बैटरी में आग लगी क्यों, जब यहाँ पे हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल जब तीनों एक साथ आ जा रहे हैं, ठीक है, तब यहाँ पे आग लग रही है, और इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं वाया कंट्रोल्ड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कंट्रोल्ड मैन्युफैक्चरिंग से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब यही चीज़ का पता लगाएगी एक्सपर्ट पैनल कि कैसे क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है इस फायर को, और कैसे आगे ऐसे कोई दिक्कत ना आए उसको इंश्योर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे बताई गई है। नाउ यहाँ पे दो तीन चीज़ों की टेक्नोलॉजीज की बात की गई है।
जैसे कि यहाँ पे अगर हम लिथियम आयन बैटरीज को ज़्यादा सेफ बनाते हैं तो इसकी कॉस्ट ऊपर जाएगी, ठीक है। अब कॉस्ट ऊपर जाएगी लेकिन ये स्मूथ फंक्शनिंग होगी, तो हमको इस ऑप्शन को चूज करना चाहिए रैदर देन रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड देन फेसिंग ऑल दी सिचुएशंस ऑफ बर्निंग आउट और शॉर्ट सर्किट्स। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। दूसरी चीज़ ये कि आप मैन्युफैक्चरर्स और रेगुलेटर्स के ऊपर ये ओनस होगा। क्या ओनस रहेगा कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को किस तरह से इंश्योर करना है, किस तरह से सर्टिफिकेशन लेना है, किस तरह से टेस्टिंग करनी है, ये सब चीज़ें। ओके, इसके अलावा जो हमारे यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने भी एक गाइडलाइन डॉक्यूमेंट जनरेट किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, जिसको सभी को यहाँ पे कंप्लायंस सबका इंश्योर होना चाहिए। ओके, साथ में यहाँ पे सेफ्टी नॉर्म्स भी रखे गए हैं सामने, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर्स फॉलो करेंगे, सभी कंपनीज फॉलो करेंगी, सो दैट ये जो डिफेक्टिव चीज़ें हैं, डिफेक्टिव चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है वो ना हो, और जो अभी तक डिफेक्टिव चीज़ें प्रोड्यूस हो चुकी हैं इनको रिकॉल किया जाए, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल था रिगार्डिंग शॉर्ट सर्किट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो आगे बात करते हैं हम द डिबेट ऑन नेशनल लैंग्वेज। तो देखो ये डिबेट क्या है। अभी देखो, अभी कुछ समय पहले मैंने भी देखा था ट्विटर पे, कोई एक्टर है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगी, उन एक्टर ने कुछ ट्वीट किया था कहते हुए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, नेशनल लैंग्वेज है। उसके बाद से ये डिबेट छिड़ गई थी, ठीक है। हमारे होम मिनिस्टर जी जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जोर देते हैं हिंदी के ऊपर कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे एक डिबेट छिड़ी हुई है कि क्या सच में हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या नहीं है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि क्या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, नहीं है तो कौन सी राष्ट्रभाषा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारी लैंग्वेजेस के ऊपर क्या बात करता है, पहले ये देखते हैं। तो एट्थ शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बोलता है कि 22 लैंग्वेजेस इसमें इंक्लूडेड है एट्थ शेड्यूल में, और ये 22 लैंग्वेजेस जो हैं इनको ऑफिशियल लैंग्वेजेस का, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का दर्जा मिला हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इन 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेज बोला जाता है और इनको रिकॉग्निशन दिया गया है, स्टेटस दिया गया है और ऑफिशियल इंकरेजमेंट भी दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 29 जो है वो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लैंग्वेज होगी, स्क्रिप्ट होगी, कल्चर होगा, वो माइनॉरिटीज का प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये कहा गया है आर्टिकल 29 के अंतर्गत। इसके अलावा कुछ क्लासिकल लैंग्वेजेस का भी यहाँ पे टाइटल दिया गया है। कुछ 6 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, 6 लैंग्वेजेस हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लासिकल लैंग्वेज का टाइटल दिया है, जिसका नाम है कन्नड़, मलयालम, उड़िया, संस्कृत, तमिल एंड तेलुगु। ये 6 जो हैं ये क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, और ये वो लैंग्वेजेस हैं जो काफ़ी पुरानी है, जिनका काफ़ी बड़ा लिटरेचर है। ओके, और इनको कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर दिस टैग ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। ओके, अब ये क्लासिकल लैंग्वेजेस जो है ये उन लैंग्वेजेस को स्टेटस दिया गया है जिनका रिच हेरिटेज है और इंडिपेंडेंट नेचर है, ठीक है। तो किसी और लैंग्वेज के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती ये 6 लैंग्वेजेस। ओके, आगे बात करते हैं। तो आर्टिकल 343(1) जो है वो बोलता है कि हिंदी जो है, हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी यूनियन की, ठीक है। तो ये हमारी यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। ओके, आर्टिकल 343(2) ये बोलता है कि इंग्लिश को भी हम अभी यूज करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे फॉर द कमिंग 15 ईयर्स। ये कब की बात है, ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में, तब की बात है। तो बोला था कि 15 साल तक हम इंग्लिश को भी यूज करेंगे एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो 1965 तक ये चलना था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अमेंड होता गया और आज तक भी इंग्लिश और हिंदी हमारी यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनी हुई हैं, किसकी, यूनियन की। ओके, आर्टिकल 343 क्लॉज, उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 343 क्लॉज 3, ठीक है। तो 343 क्लॉज 3 में बोला गया है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो बाय लॉ इंग्लिश के यूज को कंटिन्यू करवा सकती है 1965 के बाद भी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बोला गया था 15 साल तक, 1965 तक यहाँ पे इंग्लिश यूज होगी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ये बोला गया है कि पार्लियामेंट चाहे तो बाय लॉ ये कर सकती है कि 1965 के बाद भी इंग्लिश यहाँ पे यूज होती रहे। तो आज की डेट में ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारी यूनियन की कौन कौन सी हो गई, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। हर स्टेट की अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ना, ये याद रखना। 350A ये बोलता है कि यहाँ पे मदर टंग के लिए भी यहाँ पे कुछ कुछ फैसिलिटीज दी गई है कि यहाँ पे प्राइमरी स्टेज पे मदर टंग में ही इंस्ट्रक्शंस दिए जाए। 350B बोलता है कि एक स्पेशल ऑफिसर लाया जाए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए, ठीक है। तो ये स्पेशल ऑफिसर जो है प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करेंगे, सो दैट ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो है उनको प्रोटेक्ट करे, प्रिजर्व करे, प्रमोट करे, ये सारी चीजें। ओके, तो अभी हमको इतने सारे आर्टिकल्स और ये सब देखते हुए समझ में आया कि ऑफिशियल लैंग्वेज तो हमारे यूनियन की 2 है, लेकिन क्या कहीं पे नेशनल लैंग्वेज की बात की गई है। तो यहाँ पे देखो, नेशनल लैंग्वेज हमारी कोई भी अभी तक रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना, नेशनल लैंग्वेज हमारी कोई भी नहीं है। नेशनल लैंग्वेज का मतलब होता है राष्ट्रभाषा, ठीक है, हिंदी में बता दूं, राष्ट्रभाषा होता है नेशनल लैंग्वेज का मतलब। और ऑफिशियल लैंग्वेज होती है राजभाषा, जो स्टेट की लैंग्वेज होगी, ठीक है, जो स्टेट के फंक्शन में काम आएगी। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा हमारी हिंदी है, लेकिन नेशनल या
राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज या राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, कोई भी लैंग्वेज हमारी नेशनल लैंग्वेज अभी तक नहीं है। ओके, अब बात करते हैं आगे इस पूरे आर्टिकल की। तो हिंदी का स्टेटस क्या है, हमने देखा आर्टिकल 343 के अंतर्गत ये कहा गया है कि हिंदी लैंग्वेज इन देवनागरी स्क्रिप्ट विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। ठीक है, तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमेरिकल्स यूज की जाएंगी। इसके साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इसको लेकर बहुत बहस हुई थी कि क्या हिंदी को हम नेशनल लैंग्वेज बनाए, नहीं बनाए, क्या करें। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी के प्रोपोनेंट्स ये कहते थे कि यहाँ पे हमको इसको आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, हिंदी को आगे बढ़ाना चाहिए, हमारी जो सभ्यता है उसका प्रतीक है, सिविलाइजेशन का प्रतीक है। लेकिन इंग्लिश को हमको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, जैसे इंग्लिश को हमको ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाना चाहिए, ऐसा कहते थे ये लोग। क्यों? क्योंकि इनको लगता था इंग्लिश जो है दिस इज अ लैंग्वेज ऑफ इंस्लेवमेंट। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स की भी लैंग्वेज इंग्लिश ही थी, तो ये कह रहे थे कि इंग्लिश हमारी इंस्लेवमेंट की लैंग्वेज है, इसलिए हमको इसको नहीं करना चाहिए यूज। लेकिन यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हुआ कि यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों को ही रखा गया ऑफिशियल लैंग्वेजेस के तौर पे। क्यों? क्योंकि देखो हिंदी से तो हमारा कल्चर जुड़ा हुआ है था, और इंग्लिश इसलिए रखी गई क्योंकि यहाँ पे हमारा सारा काम काज टिल इंडिपेंडेंट इंग्लिश में ही हो रहा था। ठीक है, तो इसीलिए भी। और साउथ इंडिया के भी कई सारे नेशन हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी कई सारे स्टेट्स हैं, साउथ इंडिया के भी कई सारे स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी कई सारे स्टेट्स हैं जो हिंदी नहीं जानते, वो इंग्लिश को जान सकते हैं, तो इंग्लिश उनके लिए रखी गई थी। ठीक है, तो ये चीज कही गई थी। अब कई सारे लोग ऐसे थे जो जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जा रही थी, वो कहते थे कि हिंदी डोमिनेशन हो जाएगा अगर आप सिर्फ हिंदी और इंग्लिश को रखोगे, आप हमारी भी एक लैंग्वेज रखो। ठीक है, तो ये सारी पूरी बातें चल रही थी। इसमें ये भी कहा जा रहा था कि क्या संस्कृत को भी हमको ऑफिशियल लैंग्वेज बनानी चाहिए, कुछ बोलते हैं हमको हिंदुस्तानी को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि हमने यहाँ पे सिर्फ हिंदी को यहाँ पे अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, जिसमें हमने इंटरनेशनल न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे लिया। ठीक है, जैसे आप ये 1 2 3 4 लिखते हो ना, ये क्या है, इंटरनेशनल रोमन न्यूमेरिकल्स हैं। ऐसे नहीं 1 2 3 4 आप ये देवनागरी स्क्रिप्ट में नहीं लिखते हो। ठीक है, तो ये है। ओके, उसके अलावा यहाँ पे ये डिसाइड किया कि इंग्लिश भी 15 ईयर्स तक हमारी रहेगी ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, आगे बात करते हैं 8th शेड्यूल की। हमने बात करी कि 14 लैंग्वेजेस इसके 8th शेड्यूल में स्टार्टिंग में थी, उसके बाद धीरे धीरे एडिशन करते करते 22 लैंग्वेजेस आज की डेट में 8th शेड्यूल में है। इन 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल लैंग्वेजेस कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे इनको एक्स्ट्रा ऑफिशियल एनकरेजमेंट मिलता है। इसके अलावा आर्टिकल 344 जो है, यहाँ पे एक कमीशन बनाने की बात कही थी प्रेसिडेंट ने। हमारे प्रेसिडेंट जो थे वो कमीशन बनाएंगे, और इसमें कुछ चेयरमैन होगा, कुछ मेंबर्स होंगे, और इन शेड्यूल लैंग्वेजेस को वो रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये कमीशन जो थी ये कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। सेकंड रेफरेंस 351 में दिया गया, आर्टिकल नंबर 351 में बोला गया कि यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी कि ये हिंदी लैंग्वेज को यहाँ पे सभी जगह पे स्प्रेड किया जाए। ठीक है, इसको प्रमोट किया जाए, क्योंकि ये हमारे कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया को दिखाती है और मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के अलग अलग फॉर्म्स में हिंदी को यहाँ पे 8th शेड्यूल में शामिल किया गया, जिसमें हिंदुस्तानी भी है और कई सारी छोटी छोटी डायलेक्ट्स भी आते हैं। 1965 में जब यहाँ पे इंग्लिश का टाइम खत्म होना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश का टाइम खत्म नहीं हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज का, और इसको आगे भी बढ़ाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने 1959 में ये क्लियर कर दिया था कि यहाँ पे सेंटर और स्टेट्स के बीच में कम्युनिकेशन की लैंग्वेज इंग्लिश बनी रहेगी, तो इंग्लिश अभी भी ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी है। ओके, आगे बात करते हैं। देखो, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी भी रहे हैं, उन्होंने भी हिंदी के लिए काफी काम किया, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के, ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे प्रमोट करने के लिए इसको। ठीक है, तमिलनाडु उस टाइम पे इसको मद्रास कहा जाता था, यहाँ पे भी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, यहाँ पे ये कहा गया कि यूपीएससी के लिए यहाँ पे आप हिंदी को यहाँ पे एक लैंग्वेज के तौर पे रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लेकर भी फिर प्रोटेस्ट हुए कि आगे जाके रिक्रूटमेंट के बाद क्या यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स को भी हिंदी सीखनी पड़ेगी, अगर उनका कल्चर नहीं सिखाते तो भी सीखनी पड़ेगी। तो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हमने देखे हैं। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला फिर आया। ठीक है, 1960s में ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आया, सेंटर लेके आया इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को। इसमें ये कहा गया कि यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी बच्चों को स्कूल लेवल पे। कैसी 3 लैंग्वेजेस? एक तो रहेगी हिंदी, एक रहेगी इंग्लिश, और एक रहेगी जो भी उनकी रीजनल लैंग्वेज है। ठीक है, जो भी उनकी रीजनल लैंग्वेज है वो। अब कई सारे स्टेट्स इसको फॉलो करते हैं, कोई सारे जो है नहीं फॉलो करते हैं। कई सारे जो स्टेट्स है वो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही पढ़ाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ और कोई बड़ी मेजर रीजनल लैंग्वेज है ही नहीं। ठीक है, और एक जो ये भी चीज है कि यहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस के तौर पे ये बोला गया कि साउथ इंडिया के लिए प्रोविजन रखा गया। ठीक है, कि साउथ इंडिया में जो प्रोटेस्ट हो रहा है कि हम हिंदी ही क्यों सीखे, उनके लिए प्रोविजन रखा गया कि आप चाहें तो अपनी भी एक लैंग्वेज सिखा सकते हैं
अपने स्टेट के अंतर्गत। ओके, तो ये पूरा फॉर्मूला था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ओके, तमिलनाडु इसको कब से काफी टाइम से इसको अपोज कर रहा है कि हम यहाँ पे तमिल और इंग्लिश ही सिखाएंगे, हम हिंदी क्यों सिखाएं। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे लैंग्वेज को लेकर पूरा प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है। ओके, हमने अभी कुछ दिनों पहले एक और आर्टिकल भी देखा था जिसमें हमने बात करी थी फोनोसाइड की। ठीक है, फोनोसाइड, इसमें भी हमने बात करी थी कि किस तरह से हमारे देश में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होना इतना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये देखो, ये पुराने का आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे इसका नहीं है। ठीक है, पुराना आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया था ना ट्रांसनिस्ट्रिया, उसका आ गया ये आर्टिकल, ये इसका नहीं है। तो अभी देखो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे देश में कितनी डाइवर्सिटी है लैंग्वेजेस को लेकर, तो इस डाइवर्सिटी को हमको मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, हालांकि हम हिंदी को प्रमोट जरूर करें, अपने कल्चर का पार्ट है तो हम इसको प्रमोट जरूर करें, लेकिन इसको किसी और लैंग्वेज से सुपीरियर प्रूव करने की कोशिश हम ना करें। ठीक है, हम सारी ही लैंग्वेजेस को साथ में लेकर चल सकते हैं, अभी तक हम चलते आए हैं, और ये पूरी हिस्ट्री जो है वो इसका एविडेंस रही है। ओके, तो इस तरह से हमारी एक जो है अप्रोच होनी चाहिए। तो ये था हमारा पूरा आज के सारे आर्टिकल्स। अब बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ के कौन कौन से फीचर्स हैं? पहला है लिमिटेशन ऑफ पावर्स, दूसरा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, तीसरा है पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, और चौथा है लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। ओके, तो इनमें से कौन कौन से सही आंसर हैं? तो देखो, इसका आंसर आपको लक्ष्मीकांत में मिलेगा, ए वी डाइसी। एक सेकेंड, ए वी डाइसी जी जो थे, उन्होंने यहाँ पे इस पूरे रूल ऑफ लॉ के बारे में बताया था। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था ए वी डाइसी जी ने? इन्होंने बताया था कि देखो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ में 3 चीजें आएंगी। एक तो आएगा सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ यानी कि आप यहाँ पे जो पार्लियामेंट है उसकी पावर्स को लिमिट कर रहे हो, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को आप ज्यादा पावर दे रहे हो, लॉ को ज्यादा पावर दे रहे हो, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, ये भी सही है। और तीसरा है प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, तो यानी कि जो लिबर्टी और सिविल राइट्स है इंडिविजुअल्स के, उनको यहाँ पे प्राइमेसी दी गई। तो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 4 ओनली। थर्ड इसका यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है कि यहाँ पे इंडिविजुअल्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की रहेगी या इंडिविजुअल्स की एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रूल ऑफ लॉ में ये 3 चीजें आएंगी, लक्ष्मीकांत में सीधे ये दिया गया है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेसिड्यूरी पावर्स वर गिवन टू। तो देखो, इसका आंसर होगा गवर्नर जनरल। ठीक है, तो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, वो बोलता है कि जो भी पावर्स कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट इन सब के अलावा जो बच गई हैं यूनियन लिस्ट वगैरह के अलावा, वो सारी पावर्स जाएंगी गवर्नर जनरल या वाइसरॉय के पास। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? सी और बी। ठीक है, अब किस किस ने ये आंसर सही दिए थे मैं उनके नाम बता देती हूँ। एक देव क्रिएशन जी ने सही दिया था। ठीक है, उसके बाद सौराजीत ने भी सही आंसर दिए थे। इसके साथ यहाँ पे मोनिका बदनाल ने सही आंसर दिए थे। ओके, साथ में यहाँ पे संजय ने भी आंसर सही दिए थे, और प्रतीक ने भी सही आंसर दिए थे, मोहित चहार ने भी सही आंसर दिया था, आर सिंह ने भी सही आंसर दिया था। और बाकी सारे लोग जिन्होंने आंसर नहीं दिए, वो आज से अपने सारे आंसर्स लिखना स्टार्ट कर दो कमेंट सेक्शन में। ओके, सो आज हमने इतना डिस्कस कर लिया। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज जो जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे, आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर्स फ्रॉम यू ऑल इन द कमेंट सेक्शन। बाकी अगर अच्छा लगा हो लेक्चर, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी जरूर करना। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी गुड डे।